दादा के निधन के बाद बेटे ने दादी को वृद्धाश्रम छोड़ दिया और सारी जायदाद बांट ली। कुछ ही महीने पहले तक जयपुर के पास इलाके में बना 3 मंजिला बंगला गीता निवास खुशियों से भरा था। संगमरमर से सजा मुख्य द्वार, आंगन में खिले गुलाब और बरामदे में रखी वह पुरानी झूला कुर्सी सब इस घर की पहचाने थे। लेकिन आज उसी घर की दीवारों में सन्नाटा गूंजता था। इस घर की असली नींव थे सेठ गोपाल दास, एक मेहनती और दूरदर्शी व्यापारी। उन्होंने अपने जीवन की हर कमाई अपने परिवार के लिए लगा दी थी। उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही उनकी पत्नी गीता देवी। गीता देवी ने अपने तीनों बेटे विनय, करण और निखिल को बड़े प्यार और संस्कार से पाला था। उनके लिए परिवार ही दुनिया था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सेठ गोपाल दास के जाने के बाद जैसे घर की रौनक ही चली गई। कारोबार जिसकी नींव उन्होंने वर्षों की मेहनत से रखी थी अब बेटों के हाथ में था, मगर अनुभव और समझ की कमी साफ दिखने लगी थी। फैक्ट्री में नुकसान होने लगा और घर के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बहुएं स्वाति, प्रिया और कविता अब संयुक्त परिवार से परेशान होने लगती थीं। उन्हें लगता था कि इतना बड़ा घर संभालना मुश्किल है और दादी की जिम्मेदारी अलग। एक रात खाने की मेज पर सब चुपचाप बैठे थे। प्लेटों की आवाज और घड़ी की टिक टिक ही सुनाई दे रही थी। तभी स्वाति बोली, विनय, हमें खर्च कम करना होगा। इतना बड़ा घर संभालना आसान नहीं है। प्रिया ने कहा, और बच्चों को भी अब अलग कमरे की जरूरत है। उन्हें पढ़ाई में दिक्कत होती है। छोटी बहू कविता ने बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा, सच कहूँ तो मुझे तो हर समय बंधन सा महसूस होता है। अगर ऐसे ही रहा तो मैं मायके चली जाऊंगी। तीनों भाइयों के मन में पहले से ही चल रही चिंता अब दबाव में बदल चुकी थी। कुछ ही दिनों में उन्होंने फैसला लिया कि जायदाद बांट ली जाए। लेकिन एक समस्या थी, घर और कई संपत्तियां अब भी गीता देवी के नाम थी। एक शाम तीनों बेटे दादी के कमरे में पहुँचे। गीता देवी भगवान की मूर्ति के सामने बैठी माला जप रही थी। विनय ने धीमी आवाज में कहा, दादी, हम आपसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। गीता देवी ने मुस्कुराकर कहा, बोलो बेटा, तुम सब खुश रहो, बस यही मेरी इच्छा है। विनय ने नजर झुका ली। दादी, हम सोच रहे थे कि कुछ समय के लिए आपको पुष्कर के एक बहुत अच्छे स्थान पर रख दें, शांति धाम वृद्धाश्रम। वहाँ डॉक्टर भी रहेंगे, आपकी उम्र के लोग भी होंगे, आपका मन लगा रहेगा। कुछ पल के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया। फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सब खुश रहोगे तो मुझे मंजूर है। अगले दिन उन्होंने वृद्धाश्रम छोड़ दिया गया। जाते समय उन्होंने आखिरी बार गीता निवास को देखा। वह बरामदा, वह आंगन, वह मंदिर जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। वृद्धाश्रम में दिन बहुत भारी गुजरते थे। वह रोज सुबह तैयार होकर गेट के पास बैठ जाती, शायद आज कोई लेने आए। लेकिन दिन हफ्ते में और हफ्ते महीने में बदल गए, कोई नहीं आया। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर कहते थे, बीमारी शरीर में नहीं दिल में है। उधर घर में जायदाद का बंटवारा हो चुका था। तीनों भाइयों ने दीवारें खड़ी कर दी थी। जो घर कभी एक था अब तीनों हिस्सों में बंट चुका था। लेकिन बरकत जैसा घर छोड़ चुकी थी। कारोबार में नुकसान बढ़ने लगा। भाइयों में झगड़े शुरू हो गए। बहुएं भी अब एक दूसरे से बात नहीं करती थीं। 6 महीने बाद विनय को एक कानूनी काम के लिए दादी के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ी। वह शांति धाम वृद्धाश्रम पहुंचा, मगर वहां बहुत ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। रिसेप्शन पर पूछने पर पता चला, आप बहुत देर से आए हैं। विनय घबरा गया। जब वह कमरे में पहुंचा तो बिस्तर खाली था। वहां एक लिफाफा रखा था। उसमें एक खत था जो सेठ गोपाल दास ने मरने से पहले लिखा था। खत में लिखा था, अगर कभी ऐसा समय आए जब मेरे जाने के बाद तुम्हें अपने से ठेस पहुँचे तो उस छोटे से घर में चली जाना जो मैंने तुम्हारे नाम पर लिया है, ताकि तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। विनय के हाथ कांपने लगे। जिसे उन्होंने बोझ समझा वह कभी उन पर बोझ बनी ही नहीं, बल्कि उनके लिए सब कुछ पहले से संभाल कर रखा था। विनय को एहसास हो गया था कि उन्होंने क्या खो दिया। वह भागता हुआ घर पहुंचा अपने भाइयों को सच बताने, लेकिन इस बार पछतावा बहुत भारी था। दादी ने बिना कुछ कहे ही सब सिखा दिया था
था कि जिस घर में बड़ों की इज्जत नहीं होती वहाँ सुख कभी टिकता नहीं और समय सबका हिसाब जरूर लेता है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।